हेलो गाइस, याद है हमने एसिक्स के सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्नीकर्स के बारे में एक वीडियो बनाई थी और अभी हाल ही में उन्होंने हमें राय दी कि हम जापान आकर उनके देश को देखें, जापानी कैसे रहते हैं ये जानें और सबसे दिलचस्प बात एसिक्स स्पोर्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट को देखें, जहां वो इंसानी शरीर की हरकतों की स्टडी करते हैं और दुनिया के कुछ सबसे एडवांस स्नीकर्स मॉडल बनाने के लिए मटेरियल को इजाद करते हैं। आपको लगता है कि हम इस पेशकश को ठुकरा सकते थे? बिल्कुल नहीं। उतरते वक्त हमने महसूस किया कि जापान एक बहुत अलग देश है। इसकी राजधानी टोक्यो के ऊपर से उड़ान भरते हुए हम शहर के साइज से हैरान थे। आप जितनी दूर तक देखेंगे आपको इमारतें ही दिखेंगी। यहाँ लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। ये बहुत ज्यादा है। टोक्यो में हमें सबसे पहले मिलने वाली जगहों में से एक सबवे थी, जो यहाँ एक जरूरी चीज है। मेट्रो स्टेशन के अलावा यहाँ मीलों लंबी सुरंगें हैं, जिनका इस्तेमाल शहर के नीचे पैदल सफर करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि अगर कभी मौसम बहुत खराब हो तो स्टेशन के अंदर जाने के लिए आम से टर्नस्टाइल लगे हुए हैं, जिनमें से आप कार्ड के जरिए गुजर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक खास तरह का टिकट है तो ये और भी दिलचस्प हो जाता है। बस आपको अपना टिकट एक छोटे से छेद में डालना है, बिना रुके टर्नस्टाइल के साथ चलना है और 1 सेकंड में टिकट प्रोसेस हो जाएगा और दूसरे छोर से निकल आएगा। ज्यादातर स्टेशनों में यात्रियों को गलती से पटरी पर गिरने से बचाने के लिए ये बैरियर्स होते हैं और ये तभी खुलते हैं जब ट्रेन इनके ठीक सामने आती है। और जिन जगहों पर कोई बैरियर्स नहीं है वहां यूनिफॉर्म पहने ये आदमी ध्यान रखते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। जापानी बहुत मेहनती लोग होते हैं और इनमें से बहुत से लोग दिन भर मेहनत करने के बाद सबवे में सो जाते हैं, जो वहां के लिए एक आम बात है, क्योंकि इन गर्म सीटों की वजह से यहाँ सोना बहुत आसान है। पैरों और सीट को गर्म करने के लिए उस ग्रिड में से गर्म हवा निकलती है, क्योंकि उस वक्त वहां ठंड थी। वैसे ट्रेन की ड्राइवरों के पास हवादार टोपी होती है और कुछ ट्रेनों में तो ड्राइवर ही नहीं होते हैं, जिसमें आप आगे के हिस्से में बैठकर शहर की खूबसूरती का नजारा ले सकते हैं। जब हमने टोक्यो की सड़कों पर कदम रखा तो पहले तो हमें लगा कि ये असली नहीं है, क्योंकि सब कुछ इतना अलग था और आप जहां भी देखते हैं आप हैरान रह जाते हैं। जैसे कि यहाँ सभी पेड़ पौधे और यहाँ तक कि छोटे कोपल का भी नाम लिखा हुआ है। ये सब बहुत प्यारे हैं। या यहाँ ऐसा एक बेसिन है जिसमें 2 मछुआरे हैं जो शैंपेन कॉक से बने हुए हैं, और आपको यकीन नहीं होगा यहाँ अंदर असली छोटी मछलियां तैर रही हैं। और कमाल की बात यह है कि कोई भी इन्हें छूता नहीं है या सिगरेट या कचरा कुछ भी अंदर नहीं फेंकता है, जैसा कि आमतौर पर बाकी देशों में हो सकता है। यहाँ लगभग हर मोड़ पर ड्रिंक्स बेचने वाली वेंडिंग मशीन है, आइसक्रीम है और यहाँ तक कि खाना भी है। हमें एक ऐसी ही वेंडिंग मशीन भी मिली जहां से हमने हॉट डॉग खरीदे। वहां सड़क पर फोन बूथ और मुफ्त वाईफाई होते हैं। हमने उसे चेक किया और वो वाकई काम करता है। अक्सर जापानी खुद बहुत ही अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। एक बार जब हम एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर जा रहे थे, हमने इस तरह की एक स्टाइलिश औरत को देखा जिसके कंधे पर टेप रिकॉर्डर था और वो गाना गा रही थी। हमारे देश के लोग सोचेंगे कि वो पागल है, लेकिन हमें लगता है कि वो बस मजेदार है। जब हम नदी के पास पहुंचे तो हमने इस तरह की एक अलग नाव या एक नदी की ट्रॉम देखी। ये ऐसी लग रही थी कि मंगल ग्रह से आई है और एलियंस को उतारने के लिए पानी में उतरी है। जापान के अलावा और कहां आप लोगों को अजीबोगरीब कपड़े पहने सड़क के किनारे लोग खड़े दिखेंगे, जो फिर अपनी छोटी लाल रेसिंग कारों में बैठते हैं और लोगों सड़कों पर रेसिंग करते हैं। कभी कभी इतनी सारी चीजों को हमारा दिमाग संभाल नहीं पा रहा था।
इस जगह से कुछ ही दूर दुनिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है, टोक्यो स्काई ट्री, और हम वहीं गए। ये 2080 फीट ऊंचा है। क्या आप सोच सकते हैं? मुकाबला करके देखें तो 5 मंजिला घर सिर्फ 50 फीट ऊंचा होता है। लेकिन जब हमने खिड़की से देखा तो हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने एक कमरे से ऐसा नजारा कैसे तैयार किया होगा? वो इतना ऊंचा था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि खिड़कियां बड़े बड़े मॉनिटर हैं और ये सब सिर्फ एक तस्वीर है। हमें कोई अंदाजा नहीं कि उन्होंने इसे कैसे बनाया। जहां कहीं भी देखिए आप इन इमारतों के दूसरे छोर को नहीं देख सकते हैं। इस शहर का कोई बॉर्डर नहीं है। इतनी ऊंचाई से शहर को देखना काफी दिलचस्प है, खासकर अगर आप दूरबीन से देखते हैं तो। चलिए देखते हैं। ओह, यहाँ एक लंबी स्लाइड है। हम इसे भी आजमाना चाहते हैं। हम जल्द ही नीचे गए और इसे ढूंढ लिया। पता चला कि ये बच्चों की स्लाइड थी जो आपको दूसरी मंजिल से नीचे ले जाती है और इसकी पूरी सतह रोलर से ढकी हुई है। हम भी इसे आजमाना चाहते थे, लेकिन नीचे फिसलते वक्त हमें अपनी पीछे की मालिश को सहने में बहुत मुश्किल हो रही थी। और ये लड़के होशियार हैं, ये अपने पीछे से नहीं फिसल रहे। राइड के बाद हमें भूख लगी है। खुशकिस्मती से जापान में आपको लगभग हर जगह खाने की जगह मिल जाएगी। कई रेस्टोरेंट्स या कैफे में खाने की प्लास्टिक मॉडल लगे होते हैं ताकि आप समझ सकें कि जब आप एक डिश या कुछ और ऑर्डर करेंगे तो आपको इस तरह का खाना मिलेगा। मॉडल इतने असली लग रहे हैं कि हमें लगता है कि हम इन्हें भी खा लेंगे। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर अंदर जाते ही एक खास मशीन है जिसका इस्तेमाल आप अपना खाना चुनने और उसके पैसे देने के लिए कर सकते हैं। हम एक छोटी सी जगह गए जहाँ वो कई तरह की सुशी रोल्स परोसते हैं। खैर, यहाँ परोसने के लिए कोई वेटर नहीं है। रोल्स इस गोल कन्वेयर बेल्ट पर खुद ही परोसे जाते हैं। बीच में एक शेफ रहता है जो रोल बनाता है और आपको जो पसंद हो आप उसे लें और खाएं। हर एक रोल एक खास रंग की प्लेट में परोसा जाता है और फिर कैशियर सिर्फ प्लेटों को गिनता है और आपके खाए गए रोल्स के पैसे तय करता है। फिर हम एक छोटे से कॉफी शॉप में पहुंचे जहां आप अपनी एक तस्वीर ले सकते हैं और इसे कैपेचिनो मिल्क फोम पर प्रिंट करवा सकते हैं। ये काफी अच्छी थी। जैसे ही हम मॉल में पहुंचे हमें एक दुकान दिखाई दी जहां कुत्ते बेचे जा रहे थे। अलमारियों पर किनारे के सामान की तरह यहाँ छोटे छोटे कुत्ते एक छोटे से ट्रांसपेरेंट कमरे में रखे हुए थे। वैसे इस एक की कीमत $6000 है। कंसल्टेंट ने बताया कि इन सब ने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है और ये इनके सोने का वक्त है, इसीलिए इनमें से कई सो रहे थे। और सड़क के उस पार बिल्ली के बच्चों वाली एक ऐसी ही दुकान थी। वैसे टोक्यो में आप न सिर्फ एक जिंदा कुत्ता खरीद सकते हैं बल्कि एक रोबो कुत्ता भी खरीद सकते हैं। ये आपको रात में नहीं जगाएगा, ना खाएगा और इसीलिए टॉयलेट भी नहीं जाएगा और इसकी कीमत उन महंगे जिंदा कुत्तों से भी कम है। लेकिन अगर आपके पास पालतू जानवर के लिए पैसे नहीं है या आपके माँ बाप इसकी इजाजत नहीं देते हैं तो आप कैट कैफे में जा सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ $3 में वेटर्स आपको आपकी पसंद की ड्रिंक्स देते हैं, खास चप्पलें देते हैं और आपको बिल्ली के इलाके में ले जाते हैं ताकि आप वहां दिल खोल कर खेल सकें। आप बिल्लियों को देख सकते हैं, उन पे हाथ फेर सकते हैं या उनके साथ जितना मन करे खेल सकते हैं। जब आपके पास बिल्ली ना हो लेकिन आप वाकई में उनके साथ खेलना चाहते हो तब के लिए ये एक शानदार तरीका है। अगली सुबह हम टोक्यो मैराथन में पहुंचे और वहां दुनिया के सबसे ताकतवर रनर्स आए थे। उन्हें बिना रुके 42 किलोमीटर दौड़ना था। दो घंटे तक एथलीट जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़े और फिर ये रनर जीत गया। मैराथन के बाद हम सबसे अच्छे रूसी रनर स्टीफन किसिलेव से मिले जो रूसी मैराथन चैंपियन थे।
यहाँ टोक्यो में वो जापानी रनर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। हमने उनकी ट्रेनिंग देखी और कुछ देर बाद हमने उनकी रफ्तार से दौड़ने की भी कोशिश की। हमारा दिल 600 फीट दौड़ने का खिंचाव नहीं सह सका। इसके बाद हम एक साथ अपनी अगली मंजिल के लिए एक जादुई ट्रेन में सवार हुए। इसे शिंकानसेन कहते हैं और इसकी खास बात यह है कि अगर आप एक बड़े ग्रुप में सफर कर रहे हैं तो अंदर की सीटें 180 डिग्री मुड़ सकती हैं। बात यह है कि ये 155 मील प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चल रही थी और इसकी टॉप स्पीड 250 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा है। शायद सिर्फ हवाई जहाज ही इन ट्रेनों के मुकाबले तेज चल सकते हैं। हम कोबे शहर जा रहे थे। एक होटल में एक रात बिताने के बाद हम अपनी मंजिल A6 स्पोर्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट गए। ये वो जगह है जहां सबसे एडवांस्ड मटेरियल और टेक्नोलॉजी को समझा और बनाया जाता है और फिर उन्हें इस ब्रांड की स्नीकर्स और इक्विपमेंट्स में डाला जाता है। और इंस्टीट्यूट की काबिलियत को दिखाने के लिए हमें स्टीफन की जरूरत पड़ी। इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने एथलीट को एक मंच पर खड़े होने के लिए कहा और एथलीट के पैरों की कई जगह से ध्यान से नाप लेना शुरू किया। उन्होंने इसकी आउटलाइन को कागज पर उतारने के लिए एक खास टूल का इस्तेमाल किया। इसके बाद साइंटिस्ट ने एथलीट के पैरों पर खास लेबल चिपका दिए और इन्हें एक खास स्कैनर में रखा जिसने पैरों का एक 3D मॉडल बनाया। फिर साइंटिस्ट ने कुछ जगहों पर कुछ निशान लगाकर दोनों पैरों को नापना शुरू किया। सच कहें तो हम खुद पूरी तरह नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा है। एक बार को ऐसा लगा कि वो सर्जरी के लिए निशान लगा रहे हैं। पैर के हर पैरामीटर को ध्यान से बहुत छोटी छोटी बारीकियों से नापा गया। फिर उन्होंने खास प्लास्टर प्लेटें निकाली और उन्हें पानी से गीला करने के बाद वो धीरे से रनर के पैरों में लपेटने लगे। इसके पूरे होने पर उन्होंने कुछ मिनट इंतजार किया और फिर उन्हें मिला नहीं, स्टीफन के लिए नए स्नीकर्स नहीं बल्कि उनके पैरों का सांचा मिला। और इन सभी नापों की वजह से इनके लिए एक खास स्नीकर का परफेक्ट मॉडल बनाया जाना आसान हो गया। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ था। स्टाफ ने उन्हें 2 होल्डर पकड़ने के लिए कहा जिससे उनके शरीर में करंट दौड़ा और उनके शरीर में फैट परसेंटेज को नापा गया। फिर उन्होंने उनके शरीर पर वही टैग्स लगाए और उन्हें एक बड़े स्कैनर में जाने के लिए कहा जिससे एथलीट का पूरा 3D मॉडल बन गया। हमें लगता है कि रिसर्च न सिर्फ इंसान के पैरों बल्कि पूरे शरीर की फिजियोलॉजी को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन इंस्टीट्यूट में सिर्फ यही नहीं होता है। इसमें कई मंजिलें हैं, कमरों और स्टाफ का एक झुंड है और ये सभी लोग हर साल मटेरियल और उनकी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और लंबे वक्त तक चलने लायक बनाने के लिए नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए काम करते हैं। अगले दिन हम एक बड़े बाजार में गए और एक काउंटर के पीछे हमने एक जादुई मशीन देखी जो जिंजर ब्रेड कुकीज में फिलिंग भरकर बेक कर रही थी। हम मजाक नहीं कर रहे। मशीन ने एक ब्रश से सांचों को चिकना किया, फिर मैदा डाला और फिर इसमें फिलिंग्स डाली। फिर सांचे बंद हो गए और एक गुलाई में घूमते हुए गर्म होने लगे। दूसरी तरफ सांचा पलट गया और एक खास हिस्से ने तैयार जिंजर ब्रेड को उठाया और रैपिंग करने के लिए रख दिया, जहां कुकी को एक ट्रांसपेरेंट फिल्म में लपेटा गया और एक छोटे कन्वेयर बेल्ट पर बाहर निकाला गया जिससे वो सभी एक बॉक्स में गिरे और एक औरत इन्हें बेचने लगी। हम हैरान थे। अगर इनके पास गिफ्ट मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी है तो इनके कारखाने कैसे काम करते होंगे। जापानी सभी बारीकियों का बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि अगर कोई कार एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है तो ये तय है कि इसके पास एक आदमी खड़ा होगा जो पैदल चलने वालों को कुछ सेकंड्स के लिए रुकने को कहेगा और फिर उन्हें शुक्रिया कहकर उन्हें आगे बढ़ने देगा। आमतौर पर हमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा जिनका काम सिर्फ कुछ चीजों के पास खड़े होना और ये देखना है कि सब कुछ ठीक रहे। वैसे जापानी लोग जगह बचाने के लिए 1.5 मंजिला पार्किंग में अपनी साइकिल पार्क करते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि वो अपनी कार कहां पार्क करते हैं। हमने कभी खुली पार्किंग नहीं देखी, लेकिन हमने ऐसे पोर्टल देखे जिनसे कारें निकल रही थी। हमें लगता है कि ये एक खास लिफ्ट थी
जो कार को ले जाकर कहीं नीचे खड़ी कर देती है। एक जगह पर रोके रहने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म था जिसने कार को सड़क की ओर मोड़ दिया। इसके बाद एक खास आदमी पैदल चलने वालों को रोकता है और सभी कार को पार्किंग से सही सलामत बाहर निकालने में मदद करता है। ध्यान दीजिए, उसने दूसरी कार को इंतजार करने के लिए शुक्रिया कहना नहीं भूला। जापानी हमेशा बहुत नरम दिल होते हैं, ये उनके लिए आम बात है। जैसे ही शाम होती है, टोक्यो एक कॉस्मिक एंटहिल में बदल जाता है जहां तरह तरह के निशान चमकते रहते हैं और लोग यहाँ वहां घूमते रहते हैं। ये वैसा ही है जैसा हम फिल्मों और एनिमे में देखते हैं। हम शिबुया वार्ड में दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर गए। बिजी दिनों में एक ही वक्त में 1000 से ज्यादा लोग इससे गुजरते हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि सड़क पर किसी तरह की मीटिंग हो रही है। ओह, इन कारों वाले वो लोग फिर से आ गए। हमें लगता है कि आप में से कई लोगों ने हचिको फिल्म तो देखी ही होगी। इस चौराहे के पास इस कुत्ते की एक यादगार है, क्योंकि असल में इस फिल्म के इवेंट्स जापान में हुए थे। फिर हम अकिहाबारा इलाके में गए, जो एनिमे और बहुत से खेलों के फैंस के लिए एक पसंदीदा जगह है। यहाँ आपको स्लॉट मशीन वाले बड़े हॉल मिलेंगे जहां आप किसी तरह के खिलौने जीत सकते हैं। हमने भी कोशिश की और ये बहुत मुश्किल निकला। फिर हमने एक आदमी को देखा जिसे लगभग एक पोकेमॉन मिलने ही वाला था। हमने सोचा कि हमारे पास मौका है और कुछ ही कोशिश में हम कामयाब हो गए। खिलौना एक दराज में गिरा और हमें मिल गया। लेकिन अगर आप कोशिश करने पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप नो लूज मशीनों में से कोई भी खिलौना खरीद सकते हैं। हमें ये नर्म बिना खिंचाव वाली बिल्ली मिली है। जापानी इस तरह का एंटरटेनमेंट बहुत पसंद करते हैं। देखिए इन लड़कियों को हेयर बैंड या ऐसा ही कुछ जीतने पर कितनी खुशी होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा जापानियों को अलग अलग खेलों वाली वेंडिंग मशीनें पसंद हैं। जब हम एक हॉल में गए तो हमने कई कतारें देखी, दर्जनों अलग अलग मशीनों की कतारें। यहां काफी शोर था क्योंकि हर एक मशीन की अपनी अलग आवाज थी और इन्हें खेलने वाले बड़े थे, ना कि बच्चे। यहां तक कि ये औरत भी किसी तरह का खेल खेल रही है। ऊपरी मंजिलों पर थोड़ी अलग तरह की मशीनें थी, जैसे कि ये घुड़दौड़ का खेल या एक ड्रम जिसे एक आदमी अपने हाथों से पीट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वॉशिंग मशीन को पीट रहा हो। और यहां एक लड़की वर्चुअल रियलिटी रूम में है जो मॉन्स्टर्स को वर्चुअल तलवार से मार रही है। हम इसे खुद भी खेलते, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। जापान जाकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने देश में कोरोना वायरस से बचते हुए 7 दिन बिताए और ये इस काबिल भी था। इस देश की तरक्की की ऊंचाइयों को देखने का और A6 स्पोर्ट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा करने का हमें एक बहुत अच्छा तजुर्बा मिला। साथ ही बिल्कुल नए तरह के जूते बनाने की उनकी सच्ची और टेक्नोलॉजिकल सोच भी देखने को मिली। और हम खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि शानदार रनिंग शूज के बिल्कुल नए मॉडल को साथ लाए हैं जिन्हें टेस्ट करने का हम इंतजार नहीं कर सकते।